तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ा। गुजरात में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने कहा आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की है उम्मीद। जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में आज और कल तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात में बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 23 लोगों के जख्मी होने की खबर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव की समीक्षा की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए किया संबोधित। पीएम की वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। खेल की खबरों में चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और मलेशिया होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र का सामना जापान से। इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज किदाम्बी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अंतिम 8 में पेश करेगी भारतीय चुनौती। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज का आगाज आज से बर्मिंघम में एजबेस्टन के मैदान पर खेला जाएगा पहला मैच। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ गया है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने के बाद आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। गुजरात में कल बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 23 लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। तटीय इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। वहीं गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तूफान के असर से कच्छ के कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। कच्छ के मांडवी में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां भी कई पेड़ उखड़ गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारी बारिश की वजह से इस अभियान में दिक्कत आ रही है। इस सब के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गांधीनगर में अधिकारियों के साथ चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव की समीक्षा की। वहीं मौसम विज्ञान विभाग की क्षेत्रीय निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय आज दोपहर तक कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा और इसके बाद शाम तक डिप्रेशन में बदल जाएगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, वो अभी क्रॉस कर चुका है कोस्ट एंड उसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड था एंड उसका स्पीड था 115 किलोमीटर पर आवर टू 125 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। जब वो क्रॉस किया है उसका विंड स्पीड ऐसे था
और वो क्रॉस किया है जखाऊ पोर्ट का 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अभी अगले मतलब नून तक, आज 12 बजे तक नून तक फिर फर्दर वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है। और वहीं मुंबई में आज भी चक्रवात बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर समुद्र काफ़ी एग्रेसिव इस वक्त दिखाई दे रहा है और ये चक्रवात बिपरजॉय का असर ही है जो समुद्र में दिखाई दे रहा है। और वहीं राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के असर से आज और कल तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के कम असर के साथ आज गुजरात से राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने की संभावना है। जयपुर के मौसम विभाग ने बाड़मेर और जालौर जिलों में तेज हवाओं के साथ अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संबंधित जिलों को अलर्ट कर दिया है। कई जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उन्हें मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 7 जिलों में एसडीआरएफ जबकि अजमेर में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग सेना और वायुसेना के साथ भी लगातार संपर्क में है। नागरिकों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। असम के लखीमपुर में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। आज तड़के शुरू हुए मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए 5 आतंकी विदेशी हैं। कुपवाड़ा जिले के जूमागुंड इलाके पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुपवाड़ा पुलिस को सूचना मिलने के बाद सेना और पुलिस के संयुक्त दल के बीच मुठभेड़ सुबह से जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की। साथ ही उन्होंने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की भी अपील की। Let us embrace Sri Anna millets as the food of our choice. As part of our own commitment, India is developing an institute of millets research as a center of excellence for sharing best practices, research and technology in millets. Friends, I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security. We must find ways to build sustainable and inclusive food systems focus on marginal farmers. We must find ways to strengthen global fertilizer supply chains. प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही अलग अलग पद्धतियों का उपयोग कर किसानों को सशक्त करने की बात कही। साथ ही उन्होंने ग्लोबल साउथ के छोटे और सीमांत किसानों के लिए किफायती उपाय पर भी विचार करने को कहा। Traditional practices from different parts of the world may inspire us to develop alternative for regenerative agriculture. We need to empower our farmers with innovation and digital technology.
We must also make solutions affordable for small and marginal farmers in the global south. There is also an urgent need to reduce agriculture and food waste and instead invest in creating wealth from waste. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। अर्जुन 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर आज केदारनाथ धाम पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। साथ ही आपदा के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर के पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे परिसर को एक नया स्वरूप देने का काम किया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बनाया है। जो यहाँ पर काम करना एक कठिन चुनौती हुआ करता था, उसको एक मास्टर प्लान बनाकर बाबा केदार का भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर हुआ है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना में केंद्रीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई। गुरुवार देर रात विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी गई। घटना के समय केंद्रीय मंत्री घर पर नहीं थे। जम्मू कश्मीर में G20 के सफल आयोजन के बाद सीमा सुरक्षा बल के हौसले बुलंद हैं। आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सीमा सुरक्षा बल ने अभी से कमर कस ली है और इसमें सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी भी सीमा पर मुस्तैदी से चौकसी कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की जम्मू के ऑक्ट्रॉय सीमा चौकी से खास रिपोर्ट। जम्मू फ्रंटियर के ऑक्ट्रॉय बीओपी पर हूँ और सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम ऑक्ट्रॉय क्यों है। और मेरे साथ है डीआईजी सत्यपाल। डीआईजी साहब, इसका नाम ऑक्ट्रॉय क्यों है, कैसे पड़ा? जैसा भी आपने ऑक्ट्रॉय वर्ड बोला है, तो जैसे हम 1947 से पहले अपना जो जम्मू प्रांत है इसके ये महाराजा हरि सिंह के पास था और जो पाकिस्तान साइड में पंजाब प्रांत था। तो ये जो अभी हम जहाँ खड़े हैं ये जम्मू सियालकोट रोड है और इस रोड पर जो गाड़ियाँ आती जाती थी उनसे चुंगी वसूल की जाती थी, इसलिए इस पोस्ट का नाम ऑक्ट्रॉय। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, किस तरह का चैलेंज रहता है और किस तरह का चैलेंजेस आएंगे और ऐसे में आप अपनी फोर्स को किस तरह से उनका मोरल बूस्टअप करते हैं? जैसा कि आपको पता है अभी श्रीनगर में जो G20 जो मीटिंग हुई थी उसमें भी बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था और उसमें हमारे जवानों ने बहुत ही अच्छा काम किया, दिन रात मेहनत करके हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको सुरक्षा प्रदान की है। और अभी ये श्री अमरनाथ की यात्रा अभी शुरू होने वाली है 1 जुलाई से।
उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी हमारे जवान जो बहुत ही मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इसमें हमारे जवान, महिला प्रहरी दोनों साथ मिलके दिन रात मेहनत करके और हर तरीके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित रखेंगे। कुछ अरसे से इस सीमा पर शांति है, जिसे देखते हुए बीएसएफ फ्रंटियर जम्मू मुख्यालय जम्मू के पर्यटन विभाग के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 2021 से इस बीओपी पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन करा रहा है, जिसे देखने सप्ताह के अंत में काफी पर्यटक जमा होते हैं। ऑक्ट्रॉय सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल ने एक स्मारक भी बना रखा है, जिसमें पाकिस्तानी घुसपैठ की नाकाम कोशिशों को दर्शाया गया है। स्मारक में स्थित शीर्ष पाकिस्तान जो राजौरी कदल में वाक़ा है वहीं पर हुई थी, वहीं हम नर्सरी से लेकर 12th तक पढ़े थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब ज्यादा उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है। उन्होंने हमें फ्रॉम बचपन से सपोर्ट किया, उनका भी यही ड्रीम था तो हमारा भी था। उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया ये कि आप इसी फील्ड में जाओ, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और वहीं अरबिश बशीर अपनी सफलता से बहुत खुश हैं। अरबिश बशीर ने कहा कि हमारे परिवार में कोई डॉक्टर नहीं था, माता पिता ने हमें शुरू से पूरा सपोर्ट किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं और क्योंकि मॉडर्न ज़माना इस टाइम नेट भी है तो उस वजह से जो थोड़ा सा जो वो हर्डल्स है वो अब कम हो रही है, तो उस वजह से अब यहाँ के बच्चे भी निकल रहे हैं एंड आई बिलीव कि यहाँ से इससे भी ज़्यादा बच्चे इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। फैमिली में हमें डॉक्टर साइड से तो कोई नहीं था, ये खुद का ही मुझे था कि नहीं डॉक्टर ही बनना है, बचपन से ही था। हेलोपिक इज़ अ वेरी शॉर्ट वर्ड, पूरा ही सिर्फ पेरेंट्स की वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने ही सपोर्ट किया। उन्हें ही माइंड में रखना है कि ये पहला अटेम्प्ट है, यही लास्ट अटेम्प्ट है। और वहीं तुबा बशीर ने कहा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम तीनों ने एक साथ नीट की परीक्षा पास की है, क्योंकि हम पहले से ही एक साथ स्कूल और कोचिंग जाते थे और हमने सोच के रखा था हम MBBS की परीक्षा पास करेंगे। हम तीनों ने एक साथ क्वालिफाई, क्योंकि हम पहले से एक साथ ही पढ़ते थे। वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, वी जॉइंट कोचिंग टुगेदर, और हमारे बीच हमेशा ऐसा होता था कि वी शुड क्वालिफाई। हमने सोच के रखा था कि वी ऑल विल बिकम डॉक्टर्स एंड विल क्वालिफाई MBBS। एक और छोटा सा ब्रेक। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में एक सेमी ट्रेलर ट्रक ने एक छोटी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 10 अन्य लोग घायल हुए हैं। बस में ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही सवार थे। पीड़ित एक स्थानीय कैसीनो के रास्ते में थे। विन्नीपेग से 170 किलोमीटर पश्चिम में दक्षिण पश्चिमी मैनिटोबा में कारबेरी शहर के पास 2 प्रमुख सड़कों के जंक्शन पर दुर्घटना हुई। बस में करीब 25 लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर बुजुर्ग थे। पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों के चालक जीवित हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना पर शोक जताया। ग्रीस के तट पर जहाज के डूबने की घटना के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस हादसे में 79 लोगों की जान चली गई थी। संदिग्धों को कालामाटा के तटरक्षक मुख्यालय से गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक जहाज में 400 से 750 लोग मौजूद थे, जिसमें से ग्रीस के अधिकारियों ने 104 लोगों को सुरक्षित बचाकर तट पर लाया।
मैक्सिको के कुछ पूर्वी इलाकों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इन इलाकों में पारा 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। इस साल तीसरी बार लू के कहर के कारण लोग मैक्सिको सिटी से बाहर जा रहे हैं। मैक्सिको में इस बार 1 जून से लू का कहर जारी है, जबकि यहां अप्रैल और मई में ही लू का कहर देखने को मिलता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अकाल के कारण लू की स्थिति बनी हुई है। और आइए खेल जगत की कुछ अहम खबरों के लिए नजर डालते हैं स्पोर्ट्स रैप पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत का सामना चीन के ली शी फेंग से होगा। किदाम्बी श्रीकांत अपने हमवतन लक्ष्य सेन को हराकर पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं एच एस प्रणय प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त जापान के कोदई नरोका से भिड़ेंगे। वहीं इंडोनेशिया ओपन के पुरुष एकल वर्ग में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। अंतिम 8 में भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप 2023 के पूल बी में भारत ने जापान को 3-1 से हराकर शीर्ष पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। जापान के खिलाफ इस मुकाबले में भारत की शुरुआत खराब रही। प्रतियोगिता के पहले मैच में अभय सिंह को तोमोताका एंडो के हाथों हार झेलनी पड़ी। हालांकि अगले मैच में जोशना चिनप्पा ने सतोमी वातानाबे को हराकर भारत को वापसी दिलाई। फिर भारत के सौरव घोषाल ने आर टीसू कुए को हरा दिया। आखिरी मैच में तन्वी खन्ना ने अकारी मिदोरिकावा को हराकर भारत को 3-1 से जीत दिला दी। अब सेमीफाइनल मैच भारत का सामना मलेशिया से होगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंडर 23 वर्ग में भारतीय पहलवानों ने 3 कांस्य पदक अपने नाम कर लिए। प्रवीण पांडुरंग पाटिल ने 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक जीता। वहीं ग्रीको रोमन के ही 77 किलोग्राम भार वर्ग में पहलवान विकास ने तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि नितेश ने ग्रीको रोमन वर्ग के 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। कोलंबिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप 2023 में धीरज बोमा देवारा, मृणाल चौहान और तुषार शेलके की भारतीय पुरुष रिकर्व टीम कांस्य पदक जीतने में सफल रही। भारतीय टीम ने चीन को 5-3 के अंतर से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में खेले जा रहे इंटरकॉन्टिनेंटल कप में भारत और लेबनान के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। आखिरी लीग मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली। हालांकि किसी भी टीम को सफलता नसीब नहीं हुई और मुकाबला 0-0 पर खत्म हुआ। वहीं एक अन्य ग्रुप स्तर के मुकाबले में वैनुआतु ने मंगोलिया को 1-0 से हरा दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से एशेज सीरीज की शुरुआत होगी। एशेज 2023 का पहला मैच बर्मिंघम के एजबैस्टियन मैदान पर खेला जाएगा। इसको लेकर दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले एशेज में इंग्लैंड को हराया था। ऐसे में आत्मविश्वास से भरी ऑस्ट्रेलिया की कोशिश अपने अभियान को जीत के साथ शुरू करने की होगी। तो इंग्लैंड की टीम पिछले संस्करण में मिली हार का हिसाब चुकता करना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो, बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू की गई है। कई तरह के ब्लड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर और एप्लास्टिक एनीमिया के इलाज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। दिल्ली में एम्स में ये सुविधा कई वर्षों से है।
वहीं दिल्ली में कई प्राइवेट अस्पतालों में इस इलाज का खर्च 20 से 25 लाख रुपये तक आता है। सफदरजंग अस्पताल में इस सुविधा को पूरी तरह मुफ्त शुरू किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक इस डिपार्टमेंट में पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। सफदरजंग में एक और बड़ी सुविधा जो है बीएमटी की शुरू हो गई है और इस पर बात करेंगे सफदरजंग के एमएस और डॉक्टर कालरा जी के साथ, दोनों के साथ। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ये इनिशिएटिव लिया गया है, पहले काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार था, कितना फ़ायदा देखते हैं और कितनी बड़ी पहल है? देखिए, इसके अंदर जो है ना, मैं बताऊंगा आपको कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन वो इतना कॉस्टली होता है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा ये ध्येय था कि हमारे जो पुअर पेशेंट्स, गरीब पेशेंट आते हैं, उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं उसके अंदर जो है जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनका इलाज जब करते हैं तो उनको जब हम ख़ास तौर पर जो ब्लड कैंसर के, ल्यूकीमिया के, मल्टीपल मायलोमा के, ये जो लिक्विड मैलिग्नेंसी हम कहते हैं, ये आज की डेट में ट्रीटेबल कैंसर हैं, इलाज हो सकता है, लेकिन हम जो वो सुविधा थी वो नहीं थी। तो अब जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो फैसिलिटी हमने शुरू की है, उसके कारण हमारे जो मरीजों को करीब जो है ये जो बाहर 20-25 लाख रुपए लगते थे, यहाँ पर वो ऑलमोस्ट फ्री होने वाला है। तो अपने आप में जो हमारे मरीज़ हैं उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसकी मैं, एक तो डॉक्टर कार्ला है, इन्होंने जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो ये चाहते थे, वो हमने कोशिश की कि इन 6 महीने के अंदर, और CPW से जो ये OT कॉम्प्लेक्स था उसको हमने मॉडिफाई किया और अब ये इस लायक है कि इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है। बड़ी लाइफलाइन आपने दी है उन लोगों को जो काफ़ी जूझ रहे थे इस समस्या से, कोई रास्ता नहीं था, क्या कुछ कहेंगे आप? पहल हुई हमारे हॉस्पिटल में और हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से कंप्लीट हो गया ट्रीटमेंट। अब हम पेशेंट को बाहर इस चीज़ के लिए रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी बीमारियाँ जैसे सर ने बताया, मल्टीपल मायलोमा है, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एक बार रिलैप्स करता है तो उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो पेशेंट, हम भी लाचार थे उनके लिए, हम केवल कीमोथेरेपी दे सकते थे, हमें उनको एम्स रेफ़र करना पड़ता था, क्योंकि केवल एम्स ही एक हॉस्पिटल है जो कॉमन पब्लिक का ट्रांसप्लांट कर सकता है दिल्ली में। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता था। तो अब ये सुविधा होने से मतलब पेशेंटों के लिए एक तरह से बून है, ब्लेसिंग्स है। अब ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो तकरीबन 20 से 25 लाख भी लग जाते हैं किसी हॉस्पिटल में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में, और हम कोशिश करेंगे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हो। तो ये एक पेशेंटों के लिए बहुत बड़ा बून है और कैंसर के मरीजों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट से। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा डाउनलाइन जो लोग रहते हैं उनको और अपर क्लास में रहते हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अब संभव हो पाएगा। कैमरामैन खान के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।